नमस्कार। आज से मैं इंडियन पॉलिटी का कक्षा प्रारंभ करने वाला हूं और शुरुआत करेंगे इंडियन पॉलिटी को। तो देखते हैं और इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को देखिए आप लोग। और ये सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। शुरू से आज इंडियन पॉलिटी प्रारंभ करेंगे और इसका सार होगा एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसी से हम लिए हैं। ये सब वीडियो का PDF बनाए हैं, तैयार किए हैं। ये मेरा चैनल है, चैनल का क्या नाम है? दिव्य नेत्र द विजन। ठीक, चैनल दिव्य नेत्र द विजन है। ठीक, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त लोग में भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आज भारत का संविधान प्रारंभ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भारत का संविधान या भारतीय संविधान। ठीक, ये संविधान प्रारंभ करने से पहले हम दो चार बातों को जानते हैं। दो चार बातों को इसलिए भी जानना जरूरी है काहे कि अगर इस दो चार बात को नहीं समझ पाते हैं तो आपको संविधान क्या है, कैसे लिखा गया, क्यों आया, ये संविधान होता क्या है, ये पता नहीं चलेगा। तो संविधान की बात हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये बात देखेंगे कि एक कंपनी आती है, कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में क्या करने? व्यापार करने के लिए। उसका कोई पर्पस ये नहीं था कि वो कंपनी आएगी और यहाँ आके राजा पे अधिकार नियंत्रित करेगा या भारत पे शासन करने के लिए। ये बात कोई चर्चा नहीं था। ये कंपनी आती है व्यापार करने के लिए और व्यापार करने लगती है, लेकिन राजाओं के बीच ये आंतरिक हस्तक्षेप करने लगते हैं। और देखेंगे 1757 का विद्रोह या 1764 का बक्सर युद्ध, ये सब देखेंगे। प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था और 1764 का बक्सर युद्ध, 1764 का बक्सर युद्ध या 1757 के प्लासी के युद्ध, ये सब अंग्रेज और स्थानीय राजाओं के साथ होता है। ठीक है, स्थानीय इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं जो किसके साथ हुआ था, क्यों हुआ था, वो इतिहास का बात है, इतिहास में समझेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम पॉलिटी समझ रहे हैं। पॉलिटी में देखेंगे ये दो युद्ध से इसमें अंग्रेज कंपनी की विजय होती है और ये अप्रत्यक्ष रूप से राजाओं पे नियंत्रण कर लेते हैं। कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार करने के लिए आती है। ये बात आपको शायद समझ में आ गया। होता क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से राजाओं पे नियंत्रण कौन किया? ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, अब क्या होता है, राजाओं पे इतना ज़्यादा नियंत्रण कर लेता है और व्यापार से इतना ज़्यादा मुनाफा होता है, ये कंपनी डेवलप करने लगती है। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप करने लगती है। समझिएगा, दो चार बात कॉन्सेप्ट में आप, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये डेवलप करने लगती है और यह अपना विस्तार करने लगती है। इसका विस्तार क्षेत्र इतना अधिक होने लगता है कि ब्रिटेन संसद तक को आसानी से पता चलने लगता है कि संसद में बात पता ये चलने लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया गई है व्यापार करने के लिए, वो अपना ताकत बढ़ा रही है। ये ब्रिटेन का संसद को डर लगने लगता है कि ये कंपनी कभी आके ब्रिटेन के संसद पे नियंत्रण नहीं स्थापित कर ले। इसलिए इस कंपनी को कम करने के लिए, इस कंपनी के शक्ति को कम करने के लिए कुछ एक्ट लाते हैं, जिसे अन्य एक्ट से जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग से रेगुलेट करेगा कि आपका अधिकार क्षेत्र ये है, आपका दायरा ये है। वो कहाँ से? ब्रिटेन की संसद से इस कंपनी को नियंत्रित करेगी। और वही जो वो बात लिखा जाएगा इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उस एक्ट में ही कानून का बात लिखा जाएगा। इससे पहले मेरे देश में कानून का बात हुआ था कहाँ? मध्यकालीन युग था, राजाओं का था समाज और राजा लोग का कोई कानून नहीं था। राज दरबार में जो निर्णय लिया जाएगा उसी पे बात होता था, कोई कानून था नहीं। शायद हम जो समझाना चाह रहे थे आप समझ लिए होंगे।
समझे, होता है भारतीय संविधान का प्रारंभ। होता क्या है, वो रेगुलेटिंग एक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर 1857 में जाके विद्रोह हो जाता है राजाओं के साथ, यहाँ के राजाओं उसके साथ और अंग्रेज के साथ विद्रोह होता है। कब, 1857 में। अब क्या होता है, सारा कानून व्यवस्था क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा शक्ति छीन के कौन ले लेता है, ब्रिटेन क्राउन। महारानी के हाथ में सत्ता चली जाती है और महारानी खुद रेगुलेट करती है वहाँ से। महारानी भारतीय के लिए, भारत को क्या कि भारत के कानून के लिए स्पेशल भारत मंत्री का स्थापना होता है। फिर 1857 से 1947 का एक दौर चलता है, यहाँ तक कई कानून आते हैं। 1858 में खुद इसके बाद होगा एक आएगा जो लॉर्ड कैनिंग बनेंगे, कौन बनेंगे, इसके गवर्नर जनरल। तो इसी प्रकार चलते रहता है समय, कहाँ तक, 1947 तक। होता ये है कि उस समय में राज दरबार, राजा लगभग भारत में समाप्त हो चुका था और राज दरबार से बोर भी हो चुका था लोग। इसलिए इस आज़ादी दिलाने के क्रम में जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अच्छे पढ़े लिखे थे, चाहे जिसको भी ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर ले लीजिए और अन्य व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति हैं। ये लोग मिल के बोलते हैं कि अब पुनः वही शासन नहीं होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले लीजिए आप, वही शासन नहीं होगा जो राजा का था। अब जो शासन होगा कोई कानून के तहत होगा, हम लोग लोकतंत्र में जिएंगे। इस बात का चर्चा होने लगता है और यही 10 लोग मिल के, 10 लोग नहीं मानिए, जो लोग स्वतंत्रता दिलाए थे वही लोग बैठ के एक कानून बनाते हैं। और उस कानून को एक किताब में, इस कानून को बनाने में कई देशों के संविधान को पढ़ा गया और उसके बाद कानून बनाया गया। ठीक, ये कानून जो बनाया वो सब लोग मिल के, उसी कानून को हम क्या बोलेंगे, संविधान। और जिस बुक में होगा, जिस बुक में वो लिखा गया, वो बात कानून लिखा गया, उसी को क्या कहेंगे, संविधान की किताब। शायद आप समझ लिए कि हमारे देश में संविधान कैसे निर्माण का प्रक्रिया तक आया है। समझे, राज दरबार में तो था नहीं, चलते हैं देखते हैं क्या बात है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वही जो बात बताए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था भाई, देख लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। हम बताए भी किसके, ये महारानी होती है ब्रिटेन की, एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा, एक चार्टर होता है पत्र, अधिकार पत्र, उस अधिकार पत्र के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी का स्थापना होता है। उसके बाद क्या होता है भाई, कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिया। कैसे किया होगा, इस 1765 की बात है। इससे पहले अभी क्या बोले, 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध, जिसमें बंगाल हार जाता है। उसके बाद कौन, बंगाल हार जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। उसके बाद 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी किसके हाथ में चली जाती है, कंपनी के हाथ में। तो ये कंपनी के हाथ में चली गई दीवानी, तो शासन सत्ता किसके हाथ में चला गया, दीवानी मतलब क्या, राजस्व अधिकार किसके हाथ में है, कंपनी के हाथ में है। और कंपनी के हाथ में राजस्व अधिकार रहेगा, ताकत रहा। कंपनी इतना ज़्यादा ताकत कर लेता है कि ब्रिटेन के महारानी संसद तक को डर होने लगता है। उसी के ताकत को कम करने के लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेट करता है कौन, ब्रिटिश की संसद। तो आप देखेंगे आज का जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आप सिर्फ देखें कंपनी का शासन कहाँ से कहाँ तक, 1773 से 1758 तक। इस बीच में फिर 1757 में क्या होता है, 1857 होगा, 1857 में क्या होता है, यहाँ 1857 होगा, सॉरी 1947, ठीक। 1857 तक जो होता है विद्रोह होता है, 1857 का विद्रोह, 1773 से 1857 का विद्रोह तक का कानून देखेंगे आज। उसके बाद सम्राट का शासन चला जाता है महारानी के पास,
तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज कंपनी का शासन देखते हैं। ठीक, कंपनी का शासन कब से कब तक? 1773 से 1858 तक। ये टाइप मिस्टेक हुआ, 1858 तक कंपनी का शासन होगा। ठीक, कंपनी के शासन के तहत पहला एक्ट होता है, आता है कब? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी में किसके द्वारा? ब्रिटेन के संसद द्वारा। क्यों? क्योंकि कंपनी के ताकत को नियंत्रित किया जाए। ठीक, बात क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित, एक सेकेंड, क्या लिखा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, यह पहला कदम था। तो सबसे पहला एक्ट कौन है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पहले जितना भी कार्य कंपनी कर रही थी ना, उसकी मान्यता चार्टर में नहीं था। जो बोले ना, ब्रिटिश के संसद में महारानी एलिजाबेथ जो चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करती है, उसमें राजनीतिक मान्यता नहीं था। लेकिन अब ये कुछ भी कार्य करेगा ना, तो उसकी राजनीतिक मान्यता होगा। और वो क्या कार्य करेगा, उस पर भी नियंत्रण किसका रहेगा? ब्रिटेन क्राउन का। ठीक, यही बात यहाँ लिखा गया है। इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासनिक की नींव रखी गई। पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं देखेंगे। ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, उसका विशेषता क्या है? विशेषता ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर को, पहले क्या होता था, 3 प्रेसिडेंसी में, बंगाल, मद्रास और बम्बई, तीनों का गवर्नर अलग अलग हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम तथा सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। समझ में आया? 4 बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक, एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं आप लोग को थोड़ा, ये हो गया। ठीक, क्या किया है भाई? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दे रहा, सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल जो बना ना, पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। बोले 3 प्रेसिडेंसी में था, बंगाल, मद्रास और बंबई। और मद्रास और बंबई को किसके अधीन कर दिया गया? वहाँ एक गवर्नर रखा गया, लेकिन वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। ठीक है, तो ये पहली बार कब हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, कब? 1774 में। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो आपको प्रश्न ये पूछ सकता है, किस एक कब सर्वोच्च क्या नाम उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पहली बार भारत में कब हुई? 1774 में। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि पहले क्या होता था, कंपनी आई वहाँ से व्यापार करने के लिए, कंपनी का जो कर्मचारी होता था वो भी अपना निजी व्यापार करने लगता था। अब क्या हुआ, वो निजी व्यापार, जैसे स्टाफ है ना, जैसे मेरा एक संस्थान चल रहा है, इसमें 10 स्टाफ रखा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है कि कोई यहाँ पे जैसे पढ़ाई संबंधित बात कर रहे हैं, ठीक, तो कोई बुक बेचने लगेगा, कोई कलम बेचने लगेगा, तो वो अपना अपना व्यापार करने लगा। लेकिन वही कब 1773 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया कि आप कंपनी का व्यापार करने जा रहे हैं, आप निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से राजाओं द्वारा उपहार दिया जाता था।
उपहार या भेंट स्वरूप कुछ भी राजा खुश होकर कुछ भी दे देता था, वो उपहार लेना भी प्रतिबंध कर दिया गया। उपहार वो रिश्वत, नाम तो रहता था क्या उपहार का, लेकिन वाजिब में वो रिश्वत लेता था। ठीक है, वो रिश्वत कहलाता है। आप भी देखेंगे कि आपको कभी जरूरी लगेगा ना, तो लगेगा कुछ खर्च कर देना, कोई भी काम करवाने के चक्कर में, तो आप देखेंगे कि बोले कुछ खर्च कर देना। कुछ मतलब 10-50 रुपया हो गया, 100-200 हो गया, 500 हो गया, लेकिन यहाँ कुछ खर्च के तहत लाखों लाखों रुपया का गबन किया जा रहा है। तो वो बात वही बात है कि उपहार के जगह रिश्वत के जगह मतलब बोलता था उपहार दे रहा है, लेकिन रिश्वत कहलाता था वो। रिश्वत उपहार लेना क्या कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसको? निजी व्यापारी को। निजी व्यापारी अब ना निजी व्यापार कर सकता है, कर्मचारी का कंपनी का कोई निजी कर्मचारी कोई ये व्यापार नहीं कर सकता था। कहाँ पे? इंडिया में। इस अधिनियम क्या है भाई? इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ब्रिटिश सरकार का एक टीम हुआ करता था। अब टीम समझिए, समझे? टीम क्या नाम है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक संगठन है, ठीक, ब्रिटिश सरकार का है। इसके द्वारा नियंत्रण होने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। समझे? तो यही बात है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, किसका? ब्रिटिश सरकार का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, तो मजबूत कर दिया। अब कोई निजी व्यापार नहीं करेगा, अब कोई आंतरिक मामलों में राजाओं का हस्तक्षेप कम करेगा। ऐसे ऐसे कई प्रावधान इसमें है। तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में इतना बात जाने। तो ये कानून का बात आपको लगा होगा उच्चतम न्यायालय, यहीं से बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल 3 गवर्नर हुआ करता था, मद्रास, बम्बई और बंगाल। ये तीनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब बंगाल तो बंगाल रह गया, मद्रास और मुंबई को भी। हुआ ये कि आप यहीं पे देखेंगे प्रथम बार एक हाथ में शक्ति जाता है। तो एक हाथ में शक्ति जाता है, इसका तात्पर्य क्या है? राष्ट्रपति का जो स्थापना, भारत में आज का राष्ट्रपति है, यहीं पे झलक देखने को मिलेगा। भारत में राष्ट्रपति का जो झलक देखेगा, पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनता है, कौन? वारेन हेस्टिंग्स साहब। राष्ट्रपति जैसा सेम टू सेम है, दस्तखत। ठीक, और यहाँ पे एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना। इसका एक बात और बता देते हैं, ठीक है। 3 सदस्यीय था ये उच्चतम न्यायालय के प्रथम जो न्यायाधीश थे, उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे, उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश। वो भी याद होना चाहिए था। देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के बाद बोला गया क्या, फिर से होता है और समय बीतते जाता है, नया नया बात होता है। जिस प्रकार आप देखेंगे कि भारत में संविधान का क्या हो रहा है, संशोधन हो रहा है, सेम संशोधन हो रहा है। 1773 में कुछ बात रह गया, फिर 1784 आता है, बस संविधान संशोधन जस्ट लाइक है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम अलग है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ भाई? इसके तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया। मतलब राजनीतिक कार्य कोई अलग करेगा और वाणिज्यिक क्या वो अलग कर दिया। राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को क्या कर दिया? पृथक, मतलब अलग करना, वो अलग कर दिया। पहले एक ही के अधीन में होता था क्या? राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य। लेकिन अब क्या किया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया, पृथक कर दिया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक कब किया गया है, किस एक्ट के तहत? 1784 के पिट्स इंडिया के एक्ट के तहत। दूसरा पॉइंट क्या है? कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के
अधीन कर दिया गया, जिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, जिसे क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। किसको, सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। समझे, सैनिक मामला देखेगा, असैनिक मामला जितना भी आता है वो, राजस्व संबंधी मामला, और वो बोर्ड को क्या कहा गया, जिस बोर्ड को कोर्ट ऑफ क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया ना जी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। यहीं से द्वैध शासन का प्रारंभ होता है। कहाँ से, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के से शुरुआत होता है। क्या चीज का, द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। उसके बाद क्या होता है, 1893 का चार्टर एक्ट, 1893 का चार्टर एक्ट। भारतीय संविधान का मतलब ये नहीं है कि संविधान का अनुच्छेद रट लिए हो गया, ऐसा नहीं है। आखिर संविधान बना कैसे बना, तो संविधान का पहला झलक यहीं दिखेगा। भारत में ऐसा कुछ भी बात नहीं था कि संविधान भी बन सकता था। यहाँ राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था, कोई लॉ ऑर्डर नहीं था, राजा जो बोल दिया वही कानून है, ऐसा बात हुआ करता था। लेकिन यहीं से आदत लग गया लोग को, पहली बार कि ऐसा भी होता है, पहली बार लोग सुनता है कोर्ट, अचरज होता होगा। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार कहाँ पे हैं, जब ये सब नियम हो, 1893 में है, 1773 में है, आप इस समय है, तो आपको कल्पना कीजिएगा 1793 का 1893 नहीं 1793 चार्टर एक्ट, ठीक। तो आप कल्पना कीजिए कि उस समय है, आपको कुछ पता नहीं है, राजाओं के अधीन रहे, कोई कानून नहीं, पहली बार कानून सुन के अचरज होता होगा लोग को, ऑब्वियसली होगा, पहली बार सुना होगा, अजीब लगता भी होगा। यही कानून के तहत ना 1858 में जाके विद्रोह भी हो जाता है, समझे। तो 1793 का चार्टर एक्ट देखते हैं। एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कब, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, हाँ 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। क्या चीज, कंपनी के अधिकार को, कंपनी जो व्यापार करने आई थी, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो और 20 वर्ष के लिए कर सकती है। कहाँ पे, भारत में व्यापार कर सकती है। यही 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भर्ती भारतीय कोष से मिलने लगा। ये बात समझिए। इस एक्ट के तहत, किस 1793 के चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी जितना भी था, कर्मचारी लोग, अधिकारी, उसको जो वेतन मिलेगा अब भारतीय कोष से मिलेगा, मतलब भारतीय राजस्व से मिलेगा। पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया का मेंबर है भाई, ईस्ट इंडिया का कौन है, कर्मचारी है, उसका पेमेंट का जिम्मेवारी किसके हाथ में, ईस्ट इंडिया के कंपनी के हाथ में होना चाहिए। लेकिन पहली बार क्या होता है कि 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा वेतन किसके, भारतीय कोष से दिया जाने लगा, भारतीय राजस्व से दिया जाना प्रारंभ हुआ। 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद क्या होता है, 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस प्रावधान को देखते हैं क्या क्या है। इस कानून में, भारत में, किस कानून में, 1813 का चार्टर एक्ट कानून में, इस कानून में भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी जो व्यापार करने भारत आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो कंपनी नहीं सिर्फ भारत में व्यापार कर सकती है, ब्रिटेन से जिस भी कंपनी को व्यापार करने का मन होगा, कहाँ पे, भारत में, वो कंपनी आ सकती थी। लेकिन पहले क्या था, एकाधिकार था, हम ही जाएंगे सिर्फ व्यापार करने के लिए, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी सिर्फ भारत में व्यापार करने के लिए। लेकिन अब ये 1813 के बाद ऐसा नहीं होगा, कोई भी कंपनी आ सकती थी भारत व्यापार करने के लिए। तो वही एकाधिकार को समाप्त कर दिया। किंतु चीन से, कहाँ पे, चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। भारत में चाय के साथ व्यापार जो करेगा सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा, ठीक है।
और चीन से जो व्यापार करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत से भी व्यापार कर सकता है। दक्षिण एशिया के लिए आया था, दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार कर रहा था, चीन के साथ भी व्यापार करेगा। चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था वो एक अधिकार बना रहता है। और चाय के, बहुत आसान सा, चीन और चाय के साथ जो व्यापार का एक अधिकार कब 1813 से के चार्टर एक्ट के तहत रहा और बाकी सबको समाप्त कर दिया गया। यही तो बात है। भारतीय विद्वानों एवं साहित्य के प्रोत्साहन के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का वादा किया गया। कब? 1813 के चार्टर एक्ट में आप देखेंगे कि भारत में जो विद्वान होगा, जो साहित्य से क्या होगा, साहित्य के क्षेत्र में विद्वान होगा, उसका प्रोत्साहन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अब 1 लाख देना होगा। काहे देना होगा भाई? क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं, जहाँ से कमाते हैं, भारत से कमा रहे हैं, क्या आपका दायित्व ये नहीं बनता है कि भारत में साहित्य, कला, विज्ञान, विद्वान लोग को क्या करें, आप प्रोत्साहित करें। उसी को प्रोत्साहन के लिए प्रति वर्ष कंपनी 1 लाख रुपया देगी, ये वादा करवाया गया। कब? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट है ईसाई मिशनरियों का भारत में आकर प्रचार प्रसार करने की अनुमति। ये बहुत VVI प्रश्न है। ईसाई मिशनरी होता क्या है कि किसी भी धर्म के प्रचार करने के लिए हम जा सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। उसी प्रकार होता क्या है कि 1813 के पहले यहाँ पे ईसाई धर्म वाला को एंट्री नहीं था। ठीक है, एंट्री भी था भी, लेकिन वो आया नहीं था। लेकिन पहली बार एंट्री था ही नहीं भारत में, वो प्रचार नहीं कर सकता था। लेकिन पहली बार ईसाई मिशनरी, ठीक, मिशनरी, ईसाई धर्म का जो इस प्रमुख होता है उसका मेंबर आया और अब ईसाई धर्म का क्या करेगा, भारत में प्रचार प्रसार करेगा कि ईसाई धर्म अपनाइए। तो पहली बार कब? 1813 में ही ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने का अधिकार मिला, अनुमति दिया गया। और कंपनी को क्या किया गया, अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। 1813 में फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1813 और 20 जोड़ दीजिए, उसमें कितना होगा, 20 10 30 33। अब आएगा कब? 1833 में चार्टर एक्ट ना। तो उससे भी इम्पोर्टेंट बीच बीच में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। लेकिन 1813 के बाद 20 वर्ष के लिए क्या किया, भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। कब वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। तो अब 1813 के बाद 20 आता है कब? 1833 में फिर से एक एक्ट आएगा, देखते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट कौन लाएगा भाई? ब्रिटिश का संसद। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, भारत में क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ये सब कानून है। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इसी एक्ट में मिलते हैं। भारत में पहली बार ऐसा इसी एक्ट को पढ़ने के बाद पता चलता है, भारत में जो संविधान निर्माण की बात आती भी है, यहीं से पहली बार धुंधला संकेत दिखने लगता है कि अब भारत में क्या होगा, संविधान का निर्माण की प्रक्रिया हो सकता है। क्योंकि इसमें जो प्रावधान दिया गया ना, किसने, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, इसमें बहुत ऐसा बात लिया गया कि आपको दिखने लगेगा कि यहीं से प्रारंभ होता है भारत के संविधान की निर्माण प्रक्रिया। ये नहीं कि ये जो लोग संविधान बनाने बैठ गया, ऐसा बात नहीं है। संविधान निर्माण बनाने नहीं बैठा था, संविधान बनाने तो बाद में बैठेगा। लेकिन ये धुंधला संकेत दिखने लगता है यहीं से कि अब हमारे देश में संविधान बनेगा। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब क्या होगा भाई, जो उस समय न बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, हम बताए थे, मद्रास, बम्बई और बंगाल। मद्रास बम्बई के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। अब क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल जो हुआ करता था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
तो अब समझ में आया। 1833 में के चार्टर एक्ट के तहत अब बंगाल का गवर्नर वो नहीं होगा, कहाँ का गवर्नर होगा, भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये फैक्ट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। कोई ट्रिक से याद कर लिए अच्छा बात है, रट लीजिए वो भी अच्छा बात है, कॉन्सेप्ट के साथ याद कीजिए वो भी अच्छा बात है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम गवर्नर बनते हैं, कहाँ के, भारत के। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर भी यही होगा। अंतिम गवर्नर कौन होगा, गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रथम भारत का गवर्नर कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसके तहत, किसके तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब वो जो था ना उस समय, चीन और चाय का फ्री दे दिया गया एकाधिकार और बाकी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो वो अब क्या कर दिया कि अब आप कंपनी का एकाधिकार यहाँ पे नहीं होगा। वही बात है, इसके तहत, किसके तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब यहाँ पे क्या करेगा, राजनीतिक कार्य करेगा, सबके मामला में हस्तक्षेप करेगा और भारत का सत्ता अपने हाथ में करने के लिए क्या करेगा, ये लोग एक से एक अलग अलग क्या करेगा, नियम बनाएगा, नियम नहीं बनाएगा चाल चलेगा। तो यही यहाँ से शुरू होता है महातांडव। और क्या बात था यहाँ पे, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए, जो सिविल सेवक होते हैं उसके चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। तो सिविल सेवक का जो चयन होगा उसका खुली प्रतियोगिता, मतलब खुली प्रतियोगिता किसे कहते हैं, आज का जस्ट लाइक कंपटीशन, ठीक है। उसके लिए इसमें क्या करेगा, अब सब कोई एग्जाम दे सकता है, खुली प्रतियोगिता। कब, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्य के लिए और कार्यालय से, पद और कार्यालय होगा यहाँ पे। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने में वंचित नहीं किया जाएगा। पहली बार कब, 1833 में। 1833 में आया क्या, अब कोई भी भारतीय कंपनी में क्या होगा, कर्मचारी होगा, किसी को मना नहीं कर सकते हैं, उस अपने काबिलियत के दम से किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं। कौन, भारतीय। ये कब कहा गया, 1833 में। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ये तो कंपनी का नियम बना क्या कि अब कोनो भी पोस्ट पे क्या होगा, भारतीय को भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो इसका विरोध करता है और बात दबी की दबी रह जाती है और बात यहीं समाप्त कर दिया जाता है। कौन सा बात, कि कोई भी नौकरी कर सकता है कंपनी में, ऐसा बात नहीं होगा। 1853 का चार्टर एक्ट, 1833 के बाद पुनः 20 साल बाद, ठीक, एक ट्रिक आप रख लीजिए, सामान्यतः जितना भी एक्ट आया है 20-20 साल में आया है। बीच बीच में थोड़ा बहुत आया लेकिन वो तवज्जो उतना नहीं होता है, उसका तवज्जो भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप 1813, उसके बाद 1833, उसके बाद फिर 1853, तो 1853 के चार्टर एक्ट, इसके तहत देखते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम भारत का अंतिम चार्टर अधिनियम था। चार्टर अधिनियम अंतिम था, ये बात नहीं है। और तो अब ऐबे करेगा, अब फिर कानून आएगा दूसरा, क्योंकि अब इसके बाद जो होगा क्या, 1857 का विद्रोह होगा। क्या चीज का, 1857 का विद्रोह होगा और शासन सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन में चली जाएगी और वहां से महारानी या महाराज देखेंगे यहाँ का कानून, ठीक, और ब्रिटिश की संसद संभालेगी। तो ये बात अंतिम कौन था, 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये अधिनियम भारत का अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसमें बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल के लिए क्या नियुक्त किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल। बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल होगा,
कब? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। आप देखेंगे 1833 में क्या हुआ था कि कोई भी भारतीय सिविल सेवक में बैठ सकता था, एग्जाम खुली प्रतियोगिता दे सकता था और क्या करेगा, किसी भी कंपनी के कर्मचारी के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या हुआ? विरोध हुआ और बात दबी की दबी रह जाती है। लेकिन 1853 में ऐसा नहीं हुआ। 1853 में बोला क्या कि अब कोई भी भारतीय यहाँ पे कंपनी में क्या कर सकता है? कर्मचारी बन सकता है। नागरिक के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक, तो भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को। सब एग्जाम में पूछा गया, आपको याद होना चाहिए। भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड मैकाले को। मैकाले समिति का गठन कब किया गया था? 1854 में। 1853 में तो चार्टर एक्ट है। इस चार्टर एक्ट में बोला क्या? भारतीय लोग भी सिविल सेवा का ओपन परीक्षा देगा। लेकिन क्या हुआ, वो उसके लिए एक कंपनी का क्या होता है? बोर्ड का गठन होता है। बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड मैकाले साहब। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले ने संविधान में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और यही मैकाले को भारतीय सिविल सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट होगा, इस एक्ट द्वारा सर्वप्रथम, किस एक्ट द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। संपूर्ण भारत का एक विधानमंडल होगा, ये बात 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया। तो आज भी देखेंगे विधानमंडल है। विधानमंडल के तहत 3 लोग होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। विधानसभा है, विधान परिषद है, जिस राज्य में विधान परिषद है वो है, उसके बाद राज्यपाल आते हैं विधानमंडल के तहत। ठीक है, तो ये विधानमंडल का प्रथम बार कब जिक्र किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो आपको विधानमंडल जो है ना आज के डेट में यहीं से, तो इसलिए ये अगर नहीं आता तो विधानमंडल की संकल्पना में भी क्या होता? दिक्कत आता। लेकिन विधानमंडल का नियम हम कब से जानने लगे थे? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, 14। ठीक है, तो ये कब कहाँ से कहाँ तक हो गया? 1853 के चार्टर एक्ट तक हो गया। अब जो आएगा 1858 का, 1857 में होता है विद्रोह होगा, 1857 का विद्रोह। फिर 1858 में सीधे सत्ता किसके? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चली जाएगी। अगले वीडियो में 1858 से लेके 1947 तक में जितना भी बात होगा सारे पे चर्चा करेंगे। ठीक है, दिव्य नेत्र द विजन मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ये पहला मेरा सब्जेक्ट वाइज में पहला वीडियो है, आप इसको सराहिए। ठीक है, अब कोई प्रतिक्रिया दिया कीजिए कि आप जहाँ थोड़ा कमी रह गया, थोड़ा बहुत कमी रहा, हमको पता है कमी रहा है, तो उसको हम पूरा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त में वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर है। ठीक, उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक, आप देखें इसके लिए थैंक यू।